नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं एक नहीं 3 प्राइवेट बैंक के बारे में चर्चा करूँगा। ये तीनों कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ ज़रूर लेके आएँगे। इस तरीके से पोटेंशियल इस तीनों कंपनी के ऊपर देखने को मिला। आज इनमें से 2 कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है और एक कंपनी के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ आया था, जो करेक्शन हुआ था, उसको फिर से रिकवरी भी कर चुके हैं। तो बड़ी कंपनी का कितनी शानदार तरीके से रिकवरी होता है, किस तरीके से अच्छा खासा करेक्शन के बाद वो फिर से रिकवरी करते हैं, उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो हमेशा आपको भरोसा होना चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एक्सिस बैंक। तो बेसिकली एक्सिस बैंक के बारे में बात करूँ तो इंडिया के ओवरऑल जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं उनमें से थर्ड पोजीशन में कंपनी आ चुके हैं। एक टाइम कोटक महिंद्रा बैंक थर्ड पोजीशन में था, आज नंबर फोर्थ में जा चुके हैं मार्केट कैप वाइज। क्योंकि कोटक बैंक के ऊपर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आया था, जिसके ऊपर इस कंपनी के ऊपर आरोप लगाया गया था और जिसके चलते सेबी ने भी इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सिस बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। आप खुद ही देख लीजिए, सेल्स का ग्रोथ सारे कंपनीज को देखे तो एक्सिस बैंक में उतना खास नहीं है, मतलब सेम टू सेम है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। मगर जो चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिला, प्रॉफिट ग्रोथ, वो टॉप 3 कंपनीज में एचडीएफसी बैंक को भी बीट करके आगे बढ़ रहा है एक्सिस बैंक। तो कितना शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है एक्सिस बैंक, आप खुद ही सोच लीजिए। देखिए, अगर कस्टमर के साथ डीलिंग्स के बारे में बात करूं, मैं एक्सिस बैंक के ऊपर भी जाकर देख चुका हूँ। वो उतना खास कस्टमर के साथ डीलिंग्स नहीं करता है, जैसे एचडीएफसी बैंक करता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक करता है, उतना खास एक्सिस बैंक के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। फिर भी कॉर्पोरेट बैंक है, बहुत जगह पे ब्रांचेस है, उस बेसिस में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप कंपनी की अगर मैं डेटा व्यू के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का आरओई जो 10% था 5 सालों में, वो बढ़ के हो चुके 18.5% के आसपास। एक बेस्ट तरीके से कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 11% से लेकर 19% तक जर्नी देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बेस्ट तरीके से ग्रोथ हुआ। आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी जो 15% के ऊपर होना चाहिए था, वो भी 18.5% को ब्रेकआउट किया। एक अलग लेवल में कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। उसी तरीके से अगर मैं कंपनीज के जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करूँ तो उनमें से 11.81% का ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट शेयर है इसके पास। तो एक गुड पॉइंट्स है। साथ ही साथ सीआईएफ जो मार्केट कैप है उसके ऊपर 14% मार्केट कैप इसी के पास है। तो कंपनी के सारे पॉइंट्स गुड पॉइंट्स हैं जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के रेवेन्यूज के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का रिटेल बैंकिंग के ऊपर 60% रेवेन्यूज आ रहा है। एक गुड पॉइंट्स है रिटेल बैंकिंग के, मतलब कासा रेशियो, सीएसए कासा रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कासा रेशियो बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं इसी कासा रेशियो के मैं गूगल में जाकर एक बार सर्च कर लूँ, एक बार मैं आपको दिखा भी दूँ कि एक्सिस, आप खुद ही इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, एक्सिस बैंक कासा रेशियो, कासा रेशियो 2024। तो 2024 के हिसाब से कासा रेशियो कितना है, एक बार गूगल में जाकर सर्च करना, आपको देखने को मिल जाएगा 42%। देखिए 42% का कासा रेशियो मतलब बहुत शानदार कासा रेशियो चला है। तो कासा रेशियो होता क्या है? कासा रेशियो का मतलब है, सीए का मतलब है करेंट अकाउंट और एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। तो करेंट एंड सेविंग अकाउंट में ओवरऑल कंपनी को कितना पैसा मिला है, जहाँ पे कंपनी को सबसे कम इंटरेस्ट से पैसा मिला है। क्योंकि देखिए करेंट अकाउंट में जो व्यक्ति अकाउंट ओपन करके रखा है उसको कोई भी बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, और सेविंग अकाउंट में एकदम मिनिमम इंटरेस्ट चार्जेस देना पड़ता है एनुअली। तो मुझे लगता है कासा रेशियो कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है, हर बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंस पॉइंट है, जो बैंकिंग सेक्टर में उस कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी देखिए कंपनी के जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग के ऊपर 21% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी देखिए जो ट्रेजरी फर्म है उसके ऊपर 15% का कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यूज ग्रोथ है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस जो है वो अलग अलग सेगमेंट वाइज ब्रेकआउट, मतलब डिवाइड करके रखा गया है। तो कंपनीज के ऊपर एक गुड पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्सिस बैंक का जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है, बताया जा रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होने वाला है 14%, और वो भी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अराउंड 6,644 करोड़ के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ होने वाला है। और वो किसने बताया? प्रभुदास लीलाधर ने। तो पिछले साल में कितना था वो एक बार देख लेते हैं। पिछले साल में जो प्रॉफिट था वो 7,630 करोड़ के आसपास था, और पिछले सालों में कितना था?
पिछले साल में एक्चुअली लॉसेस किए थे और ये बताया जा रहा है कि अभी जो करंट क्वार्टर वार का रिजल्ट आएगा वो पिछले इस सालों से कंपेयर करो तो कितना देखने को मिला 6113 और अभी वो कितना बता रहा है, अभी बता रहा है 6640। मतलब ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बढ़ने वाला है। अब ये देखना बाकी है कि वो क्वार्टर्स को बीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो प्रभुदास लीलाधर ने जिस तरीके से एनालिसिस किया वो सामने रखा गया है। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्टमेंट्स के बारे में बात करूँ तो जब पैटर्न्स बना था शोल्डर, दो बार शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद रिटेस्ट भी किया, धीरे धीरे करके टारगेट का अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से टारगेट अचीव किया, 35 डेज में 13% के आसपास रिटर्न दिया। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर सबसे पहले एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक शेयर जो है, आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक शेयर प्राइस आउट परफॉर्म सेंसेक्स, मतलब सेंसेक्स को भी एक साल में बीट कर चुके हैं। सोचिए कितना धमाका परफॉर्मेंस कंपनी ने किया। सेंसेक्स जैसे इतने बड़े इंडाइसेस को भी आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, बीट कर दिया। तो सेंसेक्स जिस तरीके से ग्रोथ किया उससे कई गुना ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक ने ग्रोथ किया। तो यही कारण की वजह से आईसीआईसीआई बैंक लगातार भागते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक ने जर्नी किया। अगर मैं एक साल के डेटा दिखा दूं, एक साल का मतलब है 2023 का डेटा। तो 2023 खत्म कब हुआ, 2023 खत्म हुआ इस जगह पे। तो इस जगह पे 2023 खत्म हुआ। उसके बाद आज तक की जो डेटा है वो आप देखेंगे किस तरीके से जर्नी हुआ। ओवरऑल अगर जून जुलाई मंथ के डेटा दिखा दूं और पिछले साल के जुलाई मंथ के अगर डेटा दिखा दूं तो भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लेवल में जुलाई मंथ के डेटा था 2023 में। वहां से कंपनी किस लेवल तक जर्नी किया, और इसलिए जर्नी किया क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न्स भी बना था। पहले कप बना और दो बार हैंडल पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एक टारगेट अचीव हुआ, बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बना, जिसके चलते कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो डेटा है वो डेटा यही बता रहा है कि कंपनी अपकमिंग टाइम्स में और भी बड़ा जर्नी करने वाला है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा बूस्ट आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे बजट के बाद बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सारे बजट अनाउंसमेंट करने जा रहा है। तो कोई भी अगर प्रोजेक्ट हो तो बैंकिंग के माध्यम से अगर ट्रांजेक्शन हो तो हमेशा बैंकिंग का ही फायदा होता है। और इकोनॉमिकली अगर ग्रोथ करना है किसी भी कंट्रीज को, हमेशा बैंक को ग्रोथ करना ही पड़ेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बेसिकली इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट है, वो जल्द से जल्द आपको मिलेगा 27 जुलाई में। तो शानदार तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले कोई शेयर अगर भागते चले जा रहे हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांसेस ज़्यादा है। पॉजिटिव मतलब पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा आने का चांसेस है। यहाँ पे भी कंपनी देखिए पिछले सालों को अच्छी तरीके से बीट किया और उससे पहले भी अच्छा, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला था। तो लगातार ग्रोथ हो रहा है। अर्निंग पर शेयर भी 6.5 रुपीज़ था, आज बढ़ के 16%, 16.5% के आसपास हो चुके हैं। लास्ट 10 क्वार्टर्स में, 10 टू 12 15 क्वार्टर्स में कंपनी 16% का ग्रोथ किया। अगर यही डेटा को ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखो तो वहाँ पे भी देख सकते हैं लास्ट 10 शेयर में 7 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर था, वो बढ़ के 63 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर हो चुके हैं। तो 10 साल में किस लेवल तक कंपनी जर्नी किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी बेसिस में कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने 29% होल्डिंग रखा और एफएस ने 44% के आसपास। पब्लिक के पास ना के बराबर है। और बाकी जो अदर्स होल्डिंग्स है, मतलब जो डीएस के पास होल्डिंग्स है वो 15%। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड एंड डीएस को मिलाकर, कुल मिलाकर जो होल्डिंग्स है आप देख सकते हो 45% डीएस के डीएस के पास होल्डिंग है और एफएस के पास कितना होल्डिंग है, 44%। तो दोनों बड़े प्लेयर इस कंपनी के ऊपर एंट्री करके रखे हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। तो मुझे चाहिए कोई एक रेंज, अगर इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड करे, नहीं तो यहाँ से कंपनी करेक्शन करके फिर से यू टर्न ले तो एक पैटर्न्स बन सकता है। तो मेरे कहने पे तो पैटर्न्स नहीं बनेगा। तो जब पैटर्न्स बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर जो सेबी ने जो आरोप लगाया था, मतलब हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया था, उसके बाद सेबी ने रिसर्च करके देखा, तब इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कंपनी एटलीस्ट 2 साल तक 2 साल तक कोई भी न्यू जो क्रेडिट कार्ड है वो इशू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो मार्केट में वो बेच रहा था वो मिस कम्युनिकेशन करके बेच रहा था, मतलब कस्टमर को मिसलीडिंग कर रहा था। और जिसके चलते सेबी ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। और आरबीआई, सॉरी सेबी नहीं, आरबीआई ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, माफी चाहता हूँ। तो
एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन होने के कारण शेयर में एक बिग फॉल हुआ था, मगर बिग फॉल होने के बाद भी कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मुझे एंट्री मिल गया। तो देखिए बिग नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद शेयर में क्रैश हुआ था और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब इस तरीके से 200 मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग हो और आरएसआई भी 30 के नीचे क्लोजिंग हो, तो वहाँ पे एंट्री बनेगा और यहाँ से ऊपर जाकर हाई लेवल को टच करेंगे तो एग्जिट बनेगा। तो क्या फाइनली इस हाई लेवल को टच किया? देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 के आसपास टच किया, तो इस जगह पे टारगेट अचीव होना चाहिए था, मगर हुआ कुछ ऐसा, अभी तक देखा जाए तो 70 को टच ही नहीं किया। तो इसका मतलब इसको कंटिन्यू जरूर करूंगा, मगर यहाँ पे मैंने एक्चुअली इस जगह पे मैंने एग्जिट ले लिया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा 70% के आसपास देखने को मिला और 60 डेज में 12% का रिटर्न मिल गया, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर आप रूल्स को तो ब्रेक करके काम कर रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ब्रेक मैंने इसीलिए किया क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई पे जो ब्रेकआउट लेवल था, उसी जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल को टच किया, तो इसलिए मैंने एग्जिट किया। क्योंकि हमेशा जो गैप अप होते हैं ना, जो गैप डाउन होते हैं, उसको जब भी फिलअप करते हैं उसके बाद एक करेक्शन होने का चांसेस होता है। इसलिए मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 70 के आसपास टच किया आरएसआई, तो एग्जिट ले लेना चाहिए। तो देखिए मैंने रूल्स को कभी ब्रेक नहीं किया, रूल्स को मान के ही चला, छोटे मोटे यहाँ पे रूल्स को ब्रेक किया हो, क्योंकि कभी कभी आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। हाँ आप कहेंगे सर क्या आप से फिर से 70 नहीं जाएगा? जरूर जाएगा, तो उसके ऊपर भी क्लोजिंग हो सकते हैं, उसके ऊपर भी टारगेट हो सकते हैं, तो उसके लिए इंतजार तो करना चाहिए था, मगर मैंने इस गैप डाउन को फिलअप किया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनआईसी फूड्स लिमिटेड। बेसिकली एक 88 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा एक नैनो कैप टाइप कंपनी है, और इस कंपनी के स्प्लिट का अनाउंसमेंट है 22 तारीख को, हर एक के बदले 10 शेयर मिलेगा। अभी देखिए इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी की 74 रुपीज़ प्राइस है, जब स्प्लिट होगा 7 रुपीज़ करके इसका शेयर का वैल्यूएशन हो जाएगा, तो सॉरी 7 रुपीज़ करके शेयर का प्राइस हो जाएगा। तो इस सारे कंपनीज के ऊपर डीपली एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मेरी तरफ से किसी भी कंपनीज के ऊपर बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को आपको समझ कर सीख कर काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।